आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें या इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में याद रखें कि ये एनर्जी का एक यूनिट है। वैसे तो एनर्जी का यूनिट जो है वो जॉल से इस्तेमाल होता है, लेकिन जॉल जो है वो लार्ज एनर्जी का यूनिट होता है, यानी कि जहाँ पे हमने ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी हो वहाँ पे हम जॉल का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी एनर्जी की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं या कोई भी ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो उनकी एनर्जी की मेजरमेंट के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि लेट से हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक का नाम हम ए रख देते हैं, दूसरे का नाम बी रख देते हैं। लेट से हमारे पास ए प्लेट जो है इसके ऊपर एक चार्ज पाया जाता है जो कि नेगेटिव है, यानी कि ये लो पोटेंशियल पे है, और बी प्लेट जो है ये हाई पोटेंशियल पे है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जो है वो एंटर होती हैं, तो हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। बाय कन्वेंशन नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी और पॉजिटिव प्लेट जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगी, तो बाय कन्वेंशन ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को बरकरार रखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वल फोर्स जो है वो हम लगाते जा रहे हैं। तो इक्वल फोर्स लगाने से अगर हम इसको ए से बी की तरफ मूव करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर जो है वो वर्क डन कर रहे हैं, और इस वर्क डन करने की वजह से क्या होगा कि हम इसको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। हमने इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है वो लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था डेल्टा यू, और ये किसके बराबर होता है क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को बरकरार रखते हैं तो उससे क्या होगा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यहाँ पे एक्ट नहीं करेगी, और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो जब हम इस चार्ज को मूव करवाएंगे तो यही जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ये असल में काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इस चार्ज की मोशन की वजह से। तो यहाँ पे हम डेल्टा यू को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका फार्मूला बन जाएगा क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक चार्ज गिवन है। ये चार्ज जो है इसको हम ई के साथ भी शो कर सकते हैं, और चाहे ये चार्ज पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं ई के साथ, तो ये आ जाएगा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। फर्दर हम चूँकि इसको लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पाया जा रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसको वी बी से शो करें और इसको वी ए से शो करें, ये जो वी बी माइनस वी ए यानी कि डेल्टा वी है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट का पाया जाए, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को जो है वो लिख सकते हैं कि डेल्टा वी जो है ये असल में 1 वोल्ट के बराबर है। तो इस पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दूसरा उस चार्ज को हम जितने पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी को ही हम जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो असल में किसके बराबर होगी, ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। इसमें ई जो है इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डेल्टा वी यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 1 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय
1 वोल्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वाला कूलम, और साथ मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट। और 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट जो है ये किसके बराबर होता है? जूल्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसके बराबर होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी का एक यूनिट है और ये एनर्जी का एक स्मॉलर यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स की एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं। और ये जो मैंने हाईलाइट की हुई इक्वेशन ये आपको ये बता रही है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने जॉल्स होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स के बराबर होता है। मतलब जॉल एक बड़ा एनर्जी का यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एक एनर्जी का स्मॉलर यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल्स में या जॉल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। मतलब अगर फर्ज करें कि आपको कोई भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, आपने उसको जॉल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप उसको जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपको कोई वैल्यू जॉल्स में गिवन है और आपने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ से जो है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन जो है ये क्या होगी। तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट होता है चूँकि, इसलिए हम इसको लिखेंगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू a potential difference of 1 वोल्ट। यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज़ करेगा, दोनों केसेस के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हासिल करता है या उसको जो है वो ड्रॉप करता है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करते हुए, उसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स की। तो ये था जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये एक तरह की कंपैरिजन वाला टॉपिक है और ये है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हम इस टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि जो हमने इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा, इन दोनों फोर्सेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन पाई जाती हैं और कौन कौन से इनके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों को देखेंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस यानी कि कूलम्स फोर्स के बारे में हमने जो है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि किसी भी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसको हम कहते हैं कूलम्स फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर वाले लेक्चर के अंदर जो है वो देखा था कि ज़मीन किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो हमने इस टॉपिक के अंदर ये देखना है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इन दोनों के दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं और इन दोनों के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम सिमिलैरिटीज़ से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो नंबर 1, पहली इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का जो फार्मूला है वो तकरीबन एक जैसा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये दोनों चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये दो मैसेज के दरमियान लगने वाली फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों फार्मूलाज जो हैं इनको अगर आप देखें तो दोनों का स्केच जो है वो सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली सिमिलैरिटी इन दोनों के दरमियान ये पाई जाती है कि दोनों के फार्मूलाज सेम हैं। दूसरी इनके अंदर सिमिलैरिटी जो है वो ये पाई जाती है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? ऐसी फोर्स जो कि पाथ पे डिपेंड ना करे। अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसमें हमने 3 डिफरेंट पाथ्स के अंदर वर्क डन निकाला था, तो तीनों के अंदर सेम निकला। तो हमने ये कंक्लूड किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल वैसे ही याद रखें कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरी जो इनके अंदर सिमिलैरिटी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बिल्कुल इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं कि दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। तो ये आपने जो है वो इन दोनों फोर्सेस के अंदर 3 सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो देख ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। चूँकि ये दोनों डिफरेंट फोर्सेस हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी पाए जा सकते हैं। तो पहला जो इनके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल और दूसरी साइड पे ग्रेविटेशनल, इन दोनों के जो है वो डिफरेंसेस लिखने लगा हूँ, जिस तरह से पहले दोनों की सिमिलैरिटीज़ लिखी थी। पहला जो दोनों के अंदर फ़र्क है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये बहुत अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। यानी कि दो चार्जेस के दरमियान रिपल्शन की फोर्स भी पाई जा सकती है और दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स भी पाई जा सकती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि ज़मीन हमेशा हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करती है, कभी भी उसको रिपेल नहीं करती। तो ये पहला दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस पाया जाता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स में दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो है ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। दूसरा जो इनके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक वीक फोर्स है। अब ये वाला जो डिफरेंस है ये बहुत ही एक अजीब किस्म का डिफरेंस है। आप लोगों ने देखा होगा कि दो छोटे छोटे चार्जेस हैं और उन चार्जेस के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स पाई जाती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। जैसे ज़मीन जो है वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, तो देखने में तो यही आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी रीज़न क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस है जिसको आप लोगों ने समझना है। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो जो कूलम्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये असल में रीज़न है कि क्यों इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रांग होती है और क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती है, ये इनके कांस्टेंट्स की वजह से है। ज़रा ये चेक करें कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 10⁻+9, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका कांस्टेंट है 10⁻−11। तो चूँकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक बहुत ही स्मॉल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। इसीलिए
आपको एक बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ग्रेविटेशनल फोर्स को रियलाइज करने के लिए, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रांग है तो ये छोटे छोटे नेग्लिजिबल से चार्जेस के दरमियान भी पाई जा सकती है। तीसरा जो इनके दरमियान मेन डिफरेंस पाया जाता है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है इट कैन बी शील्डेड, यानी कि इसको हम शील्ड कर सकते हैं। कैसे? फर्ज करें आपके पास दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान अगर आप कोई भी एक इंसुलेटर रख देते हैं तो क्या होगा कि इंसुलेटर के रखने से इनके दरमियान इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम शील्ड नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी शील्डेड किसी भी सूरत में। अगर फ़र्ज़ करें आप आसमान से नीचे गिर रहे हैं, आपके दरमियान में अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो ज़मीन आपको अट्रैक्ट करना नहीं छोड़ेगी, वो आपको अट्रैक्ट करती ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसको शील्ड किया जा सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको शील्ड नहीं किया जा सकता। चौथा और आखिरी जो डिफरेंस है जो इनके दरमियान पाया जाता है वो ये है, नंबर 4, कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये पाथ डिपेंडेंट होती है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप मीडियम को चेंज कर देते हैं तो मीडियम के चेंज करने से इलेक्ट्रिकल फोर्स पे असर पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। इसमें जो एप्सिलॉन R है ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं मीडियम को, तो मीडियम के चेंज करने से क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कम हो जाएगी। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, याद रखें कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। आप चाहे जिस मर्जी मीडियम में हैं, एयर में हैं, वाटर में हैं, किसी भी मीडियम में हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उतनी ही एक्ट करेगी। तो ये आपके पास जो है वो कुछ कंपैरिजन था इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स का। आपने इनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे याद रखना है।